जय हिंद फ्रेंड्स। रॉबर्ट क्लाइव कौन कौन राजा बनना चाहता है? किसको किसको राजा बनना है? राजा बनने का अगर फॉर्मूला, हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। कौन कौन राजा बनना? खटाखट हाथ उठाओ। यही हाथ उठवाकर अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। ये जो फॉर्मूला ऑफ किंग मेकर पैदा हुआ, यही भारत का आदमी। ड्यूप्ले को पता चल गया कि इस देश का आदमी राजा बनना चाहता है। उसने कहा बस फॉर्मूला ऑफ किंग मेकर, इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया। इनके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करो और इनसे आर्थिक और राजनीतिक लाभ लो। तो चंदा साहिब को और मुजफ्फर जंग को बैठाया गद्दियों पे, हैदराबाद और कर्नाटक, और जम के इन लोगों ने पैसा दिया। आ रहा है, बोले बस हो गई व्यवस्था, बस हो गई, बोले इन्हीं से पैसा लो। तो जितने लोग राजा बनना चाहते हैं उनको एक बात सीखनी पड़ेगी रॉबर्ट क्लाइव से। दम चाहिए, दम। मुर्दे क्या बनेंगे, हिजड़े क्या बनेंगे, वो दम चाहिए, मन, शरीर। तो भाई कंपनी ने कहा कि यार ऐसा है कि अब क्या किया जाए। तो बोले यार वही बुलाओ जो खेल चालू किया था। बोले किसने किया? बोले रॉबर्ट क्लाइव ने। बोले बुलाओ। तो बुलाए रॉबर्ट क्लाइव को। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर आया। एनसीईआरटी में ही हेडिंग है, ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल का द्वैत शासन। ठीक, लेकिन मैं आपको पूरा रॉबर्ट क्लाइव पढ़ा देता हूं, मजा आ जाएगा। पहला स्टेप, पहला जो P इज इक्वल टू P, ये फॉर्मूला याद रखना है। P इज इक्वल टू P। अगर राजा बनना है तो इस सिद्धांत पर काम करना है। P इज इक्वल टू P। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। डायरी बनाओ, अपनी प्राथमिकता लिखो और प्राथमिकता के हिसाब से पॉलिसी बनाओ। तैयारी कर रहे हो, मिडिल क्लास के लड़के हो, तैयारी करने में दिन भर सोचना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उसी में प्रेम कर लिए। अब प्रेम गड़बड़ नहीं है, गलत समय पे कर लिए। जिस वक्त तुम्हें बैठ के इकोनॉमी और पॉलिटी का संबंध सीखना है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी का संबंध सीखना है, भाई अंटार्कटिका में राज्य स्थापित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां टैक्स कलेक्ट नहीं हो सकता और बिना टैक्स के राज्य नहीं हो सकता। कितना गहरा संबंध है ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री। जिस समय तुम्हें यह सोचना है उस समय तुमने प्यार कर लिया। और छोड़ दी तो गाना गा रहे हो, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। भिखमंगे होके प्यार कर रहे हो। इतनी हिम्मत है तुम्हारी तो पहले राजा बन जाओ तो सब कुछ मिलेगा। और ये पॉलिसी ये लगाओ, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। अब रॉबर्ट क्लाइव की प्रायोरिटी क्या है? ब्रिटिश राज्य की नींव रखना। अब देखो कितने शानदार तरीके से इसने रखा। फिर आता हूं तुम लोग के बाद, बड़ा ध्यान से पढ़ना, गाली देते रहो आराम से, पर बॉस कोई पढ़ाया नहीं होगा। बहुत लकी हो गया अगर किसी ने तुमको इस तरह से पढ़ाया होगा, लेकिन कोई पढ़ाया नहीं होगा। और पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़ लो फ्री यूट्यूब पर, और तुम सब का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। नहीं तो छोड़ देंगे पढ़ाना, क्या फायदा। तुम सब का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। बस जैसे अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। तो राजा, अगर कोई भी राजा पढ़ना हो, अकबर, अशोक, मोहम्मद बिन तुगलक, कॉर्नवालिस, किसी को भी पढ़ना हो, फॉर्मूला लगाना P इज इक्वल टू P। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। अगर कोई भी राजा अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर नीति बना रहा है तो सफल होगा वो। और अगर राजा प्राथमिकता को निगलेक्ट कर रहा है तो असफल हो जाएगा। अब इसने पहला काम किया जो रॉबर्ट क्लाइव ने, गौर करना,
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। एक तीर से 3 निशाना, एक तीर, ट्रिपल शॉट्स बाय अ सिंगल एरो, एक तीर से 3 निशाना। कौन कौन? क्वेश्चन मार्क लगाओ। कौन 3 निशाना? पहला निशाना मुगल बादशाह शाह आलम, दूसरा निशाना शुजाउद्दौला, तीसरा निशाना बंगाल। मीर कासिम को तो भाग गया, वो उसको अगर पकड़ लेते मीर कासिम को तो रतिशंकर शुक्ला की तरह इससे काका काका बुलवाते और फिर बहुत मारते इसको, तो भाग गया। तो एक तीर से 3 शिकार। कैसे? पहले पकड़ा शाह आलम को, मुगल बादशाह शाह आलम, इसको पकड़ा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इससे की। हाँ क्या आलम? अरे बोले माई बाप, वजीर बहुत परेशान किए हुए, अंधा कर दिया था, हम आप लोगों से लड़ना नहीं चाह रहे थे, ये सूजवा भड़का दिया हमको। अरे बोले ऐसे सूजा तुमको भड़काया? बोले साहब आप लोग तो भगवान का अवतार लग रहे हैं गोरे गोरे से। अरे बोले तुम तो बहुत समझदार आदमी हो, तो ऐसा करो इलाहाबाद और कड़ा ले लिया। किससे? शुजाउद्दौला से। इनसे इनका 2 सबसे उपजाऊ इलाका इनसे ले लिया, अवध से इलाहाबाद और कड़ा ले लिया। कभी जाओगे कानपुर से इलाहाबाद की तरफ तो रास्ते में काड़ा मानिकपुर पड़ेगा, बड़ा फेमस काड़ा वहां मंदिर है। तो अवध से इलाहाबाद और कड़ा सबसे उपजाऊ क्षेत्र, देखो कितने हिसाब से मार रहा है। कड़ा और इलाहाबाद ले लिया अवध से, और इसको दे दिया शाह आलम को। और शाह आलम को अपना पेंशनर बना लिया, कहा तुम यहीं रहो इलाहाबाद में और हमारे पेंशनर, तुम्हारी सारी रक्षा पानी सब हम करेंगे, सब व्यवस्था हम करेंगे, टेंशन मत लेना। ये क्लाइव भाई, ये वॉटसन भाई, ये सब भाई लोग बैठे हुए हैं, टेंशन बिल्कुल मत लेना, हमारे साथ रहो, घबराना मत। अरे बोले बीपी है? अरे बोले बीपी भी ठीक हो जाएगा। ये देखो अवध का सबसे उपजाऊ क्षेत्र, सबसे आय वाला क्षेत्र ले लिया, झटका अवध को भी दिया। इलाहाबाद और कड़ा अवध से लिया, शाह आलम को दे दिया, शाह आलम को अपना पेंशनर बना लिया कि बोले बाबूजी तुमको पेंशन देंगे, तुम यहीं बैठो, हमारा एक काम कर दो। शाह आलम ने कहा क्या? बोले यार हमको बंगाल का दीवानी चाहिए। अरे बोले बाबूजी आप ही का है, ले लीजिए। तो शाह आलम से क्या लिया? दीवानी। दीवानी मतलब राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार, दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। शाह आलम से ले लिया बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी, द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। क्यों लिया? शाह आलम से क्यों लिया? क्वेश्चन मार्क लगाओ यहां पे, शाह आलम से क्यों लिया? थ्योरेटिकली जो है मुगल अभी भी भारत के राजा हैं, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली खत्म। थ्योरेटिकली अभी भी मुगल भारत के राजा हैं, प्रैक्टिकली नहीं है, थ्योरेटिकली है। तो जब मुगल बादशाह से दीवानी ली, इसका मतलब यह है कि अब कोई दूसरा भारतीय राजा उस पर दावा नहीं कर सकता या उसका विरोध नहीं कर सकता। भाई आपके पिताजी घर के मुखिया हैं और उन्होंने मुझे मर्सिडीज की चाबी दे दी, तो घर का कोई आदमी उसका विरोध कैसे कर सकता है? इसलिए दीवानी ली शाह आलम से कि कोई भी भारतीय राजा, कोई भी जमींदार, कोई भी सामंत इसका विरोध ना कर पाए, विरोध से बचने के लिए। विरोध से बचने के लिए कंपनी दीवान बन गई, मुख्य राजस्व अधिकारी
लेकिन कंपनी विदेशी है और ट्रेडर है, उसको बंगाल के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो फिर कंपनी ने क्या किया, डेप्यूटी दीवान नियुक्त कर दिया। किसको? शिताब रॉय को। शिताब रॉय को डेप्यूटी दीवान नियुक्त कर दिया। कंपनी क्या है, विदेशी है और ट्रेडर है, पता ही नहीं कुछ, तो शिताब रॉय को डिप्टी दीवान बना दिया कि रॉय साहब, हाँ बोले साहब, बोले पैसा कलेक्ट करके जमा देते रहना, अरे हो जाएगा। पहला टारगेट शाह आलम। अपनी उपलब्धि को लीगल एक्सेप्टेंस, वैधानिक मानता कि हमने कोई छीना नहीं किसी से, साहब कागज पे काम हुआ है, बैनामा है, ये देख लो। किसने दिया? बोले मुगल बादशाह ने दिया है। अरे बोले अब मुगल बादशाह अगर दे रहा है तो ब्रिटेन भी विरोध नहीं कर सकता, ब्रिटिश पार्लियामेंट कहेगा तुम कैसे बंगाल का रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, तो कागज दिखा देंगे साहब ये शाह आलम दिया है साहब। अब जब घर के मुखिया ने ही दे दिया तो कोई विरोध कैसे कर सकता है? मराठा कहते कि तुम तो यार ट्रेडिंग कंपनी हो, तुम कैसे वहां से पैसा कलेक्ट कर रहे हो? बोले शाह आलम दिया यार। कंपनी के दुश्मन बैठे हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो तुरंत चिल्लाने लगेंगे कि अरे तुम ट्रेडिंग कंपनी हो क्या, बंगाल का राजस्व इकट्ठा कर रहे हो? अरे बोले शाह आलम दिया यार। इसको कहते हैं लीगल एक्सेप्टेंस। न देश के अंदर न देश के बाहर इस उपलब्धि का कोई विरोध नहीं कर सकता। क्या बात है। तुम लोग एक ही दो जगह मजा ढूंढते हो, इसीलिए जिंदगी में परेशान हो। बस तुम्हारी खोज ज्यादा मजा की नहीं है, एक ही दो जगह मजा ढूंढते हो। नशा कर लो, स्त्री मिल जाए, पुरुष मिल जाए, अरे पढ़ाई को भी मजा बना लो चाचा। ऐसे पढ़ पढ़ के समझो। दूसरा निशाना किसको बनाया? शुजाउद्दौला को। शुजाउद्दौला को। ये कौन है? अवध के नवाब। ये भी हाथ हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं भैया। हाँ बोले क्या बे, क्या सूझा? जी भैया। अरे बोले साहब अब हो गया गलती साहब, क्या करे, ऐसे ही बस जो है ये सब गलत लोग आके साथ पे बैठ गए, दिमाग ही खराब हो गया साहब, यही लोग उल्टा सीधा भड़का दिए हो हम। अरे बोले कोई बात नहीं यार, तुम तो दोस्त हो यार। और शुजाउद्दौला को बनाया फ्रेंड कम डिपेंडेंट। अवध को हजम नहीं किया, अवध को हजम नहीं किया। फ्रेंड कम डिपेंडेंट। अब पहली बात ये डिस्कस कर लें कि फ्रेंड क्यों बनाया, हजम क्यों नहीं किया। इस मुद्दे को डिस्कस कर लें कि वाई फ्रेंड। अवध को हजम क्यों नहीं किया? पहला रीजन हजम नहीं किया क्योंकि जो कंपनी की उपलब्धि है वो इन्फेंट अवस्था में, शैशव अवस्था में, उतना ही खाओ जितना हजम कर सको। वही सब फ्री क्लास चल रहा है, सबको बुलाओ, अंटार्कटिका आर्टिक जहां तुम्हारे रिश्तेदार है सबसे कहो। ऐसे पढ़ना है, मजा ले लेकर, मस्ती ले लेकर है। जो कंपनी की उपलब्धि है बंगाल, वो अभी शैशव अवस्था में है। C इज इक्वल टू C, कॉन्क्वेस्ट इज इक्वल टू कंसोलिडेशन। बहुत बड़ा फॉर्मूला लिख लेना। कॉन्क्वेस्ट इज इक्वल टू कंसोलिडेशन। कॉन्कर करो, फिर मजबूत करो, फिर आगे बढ़ो। मराठा यही नहीं कर पाए। मराठा कॉन्कर करते चले गए, कंसोलिडेट कभी किया ही नहीं। तुम लोग किताब पढ़ते चले जाते हो, सोचते हो ही नहीं कभी। तो पहला रीजन तो यह कि बंगाल जो उनकी उपलब्धि वो इन्फेंट है। और दूसरा रीजन क्या है? दो खतरे। कौन से दो? एक खतरा अफगानी और दूसरा खतरा मराठा।
और ये है बंगाल, बिहार और ओडिशा, और ये है अवध। अब अगर अफगानी और मराठा बंगाल की तरफ बढ़ेंगे तो अवध क्या करेगा? बफर का काम करेगा। देखो दिमाग। जिंदगी की धूप को साया कर गई और आज मेरे पास से वो गुजर गई। तुमने क्या सुना और उसने क्या कहा, ये बात और किसी को न बताना। अलीशा चिनॉय का बड़ा प्यारा गाना है, हवा हवा खुशबू लुटा दे। जिस काम को भी मस्ती से करोगे, श्री कृष्ण को अपना मॉडल बना लो। युद्ध भी मस्ती में करना है, प्रेम भी मस्ती में करना है, पढ़ाई भी मस्ती में करना है, पूजा भी मस्ती में करना है, और सबसे प्रमुख काम क्या करना है? माँ बाप का पैर छूना। मैंडेटरी है, वरना मेरी क्लास में मत आया करो। माँ बाप का पैर छूना है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी, वरना मेरी क्लास में बैठा ही मत करो। कहीं मिल जाओगे बहुत फैट मारेंगे, जान लेना। यही फीस है तुम्हारी। ये देखो दिमाग कि ये इन्फेंट है। अभी उनकी उपलब्धि जो इन्फेंट है, शैशवावस्था में है। शैशवावस्था का लड़का कैसे किसी से लड़ सकता है? और अफगानी और मराठा लगातार रेड मार रहे हैं। तो अगर अफगानी और मराठा बंगाल की तरफ बढ़ेंगे तो अवध क्या करेगा? बफर का काम करेगा, बफर का। ठीक, तो इसलिए फ्रेंड बना लिया। डिपेंडेंट फ्रेंड बनाया, लेकिन इंडिपेंडेंट फ्रेंड नहीं, डिपेंडेंट। कि बेटा बदतमीजी ना कर पाओ। सहायक संधि इंप्लीमेंट कर दी, सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि को ऑफिशियल रूप से भारत में किसने लागू किया? वेलेस्ली ने। आगे चर्चा करूंगा। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में कि सहायक संधि को इवॉल्व किसने किया, पैदा किसने किया? ड्यूप्ले ने। सहायक संधि की पहली सूचना कहां मिलती है? अवध में, 1765। सहायक संधि को नीति के रूप में किसने लागू किया? वेलेस्ली ने। उलझना मत। अब भाई साहब, सहायक संधि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सेना की एक टुकड़ी अवध में रखेगी। सेना की टुकड़ी किसकी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। कहां रखेगी? अवध में। इस सेना का पेमेंट कौन करेगा? अवध। सेना किसकी? EIC की। पैसा कौन देगा? अवध। इस देश के लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये फट डाला, वो फट डाला, ये किया हमने, इतिहास है फलाना। ये देखो, इतना मार खाओगे ना बेटा। ये देखो, सेना कंपनी की, पैसा अवध वाले दे रहे हैं। दूसरा, कोई हमसे पूछे बिना कोई फॉरेन रिलेशन नहीं बनाओगे। हमसे पूछे बिना कोई बाह्य संबंध नहीं बनाओगे। निकल पता मराठों से हाथ मिला लो हमारे खिलाफ, बाह्य संबंध कोई नहीं बनाओगे। और एक ब्रिटिश रेजिडेंट अवध में रहेगा। किस लिए? गांजा पीने के लिए? नहीं, गांजा पीने के लिए क्यों रहेगा? नहीं, नवाब ने कहा साहब हमारे यहाँ गांजा बहुत अच्छा है। बोले गांजा होता, ये ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा तुम्हारा मदद करने के लिए। तुम लोग मंद बुद्धि का आदमी है, ये हमारा रेजिडेंट तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा हेल्प करेगा। मतलब CCTV कैमरा का काम करेगा। जब भी रहोगे इसी के निगरानी में रहोगे। अवध को बना लिया डिपेंडेंट, और इन्हीं के मदद से घूम घूम कर पूरे भारत पर कब्जा किया। बिहार में कोई काम करना है तो वहां का लोकल ताकतवर आदमी आपके साथ हो जाए, सब पता चल जाएगा आपको। तो अवध को बनाया फ्रेंड कम डिपेंडेंट। तीसरा शिकार
सब नोट्स बनाते चलो। तीसरा शिकार बंगाल, 1764 में मीर जाफर को बुलाया। अब मीर जाफर, हज जफरवा आ रहे बोले साहब, बोला चल गद्दी बैठ। बोला अब हम अम्मा मना की, अम्मा हक। सोचो मीर जाफर को इतनी नफरत हो गई थी राजा बनने से, कहा साहब हम अम्मा मना गया, अम्मा चुप ऊपर बैठ। जबरदस्ती बैठाए उसको, सब टीबी से मर गया टेंशन में। सोचो कोई आदमी इसलिए मर गया क्योंकि उसको जबरदस्ती राजा बना दिया गया था, और जब वो मर गया तब फिर एक नया खोजे नजमुद्दौला, इससे समझौता किए। ई जाफर और कासिम का हाल देखा हुआ था तो कहा अंकल जी, हाँ बोले मैं सिर्फ बैठूं? हाँ बोले बैठे रहना बे, बदतमीजी मत करना। और इससे लिया उन्होंने निजामत, द राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का अधिकार। तुम पूरी लाइन लिख रहे ना, शाह आलम से लिया दीवानी, इससे लिया निजामत, प्रशासन का अधिकार। बड़ा जबरदस्त दिमाग। प्रशासन का अधिकार शाह आलम से नहीं लिया, नहीं सबको पता चल जाता कि कंपनी राजा बन गई है, और सबको बताना नहीं है कि बिहार से निकले दिल्ली आ रहे हैं आईएएस की तैयारी करने, घूम घूम के दरवाजा पीट रहे हैं, चाचा आईएएस जा रहे हैं दिल्ली अवध ओझा क्लासेस में पढ़ने, क्या जरूरत है सबको बताने की? जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हिंदू न्यूज़पेपर बता देगा, इंडियन एक्सप्रेस बता देगा, सब टीवी चैनल वाले जितने हैं ये सब जाके तुम्हारे घर इंटरव्यू लेंगे कि सर आप जब पंखे से लटक के पढ़ते थे। हाँ, मैं एक हाथ से पंखे से लटक जाता था और फिर मैं पढ़ता था, उससे मेरा कंसंट्रेशन बना रहता था। अच्छा सर, और मैं 28 घंटे पढ़ता था, मैं 5-6 घंटे नींद में भी पढ़ लेता था। और न्यूज़पेपर सर, न्यूज़पेपर मैं 7 न्यूज़पेपर पढ़ता था, 7। ये देखो, तो उन्हें दुनिया को बताना नहीं था, नजमुद्दौला को गद्दी बिठा दिया कि दुनिया को लगे कि देखो बंगाल का राज्य बंगालियों के पास ही है। सारा अधिकार किसके पास? कंपनी के पास। और सारा दायित्व किसके पास? बंगाल के नवाब के पास। इसी से जन्म हुआ डुअल गवर्नमेंट का। देखो यार, इसको बोलते हैं क्लाइव, मुर्दे को इस्तेमाल कर लिया, तुम जिंदा आदमी को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हो। इस देश का आदमी कह रहा है ये बुरे आदमी, अच्छे आदमी। अरे नालायक, आदमी अच्छा और बुरा नहीं होता। आदमी या तो काम का होता है या बहुत काम का होता है, कोई अच्छा बुरा नहीं होता। कहीं नहीं खाता है तो तुम्हारे पैसे से खाता है। 5 शादी किया हुआ तो करने दो। पढ़ा लिखा लड़का यहाँ का ऐसा बातें करेगा, ऐसी बातें करेगा कि सुन लो तो तुम्हारा मन करेगा कि इसको ले आके और कोल माइन में लगा दे। सर्व नेहरू जी का रिलेशन था एडवीना से, तुम्हारा नौकरानी से नहीं हो पाया। उसका वाइसरॉय की बीवी से था। कितनी बड़ी बात है, शर्म नहीं आ रही है? उसकी फॉरेन पॉलिसी पढ़ लो, उस आदमी का नाम पढ़ लो, इकोनॉमिक पॉलिसी 5 ईयर प्लान पढ़ लो। नेहरू की बुराई करना आसान है, नेहरू बनना नहीं। सर वो गांधी जी जो है ना, वो 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए। पढ़े हो? पढ़ाऊंगा अभी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसे सारे बाल खड़े हो जाएंगे। बुराई मत किया करो। सर औरंगजेब जो है ना 10 लाख हिंदुओं को डेली मारता था। हाँ, तुम्हारा चाचा रजिस्टर लिए बना रहे थे ना, नाम लिख रहे थे सबका। ये देखो, क्लाइव मुर्दे को इस्तेमाल कर लिया। शाह आलम मुगल बादशाह, इसको क्या बना लिया? गुलाम, स्लेव। अवध को क्या बना लिया? डिपेंडेंट।
और बंगाल को क्या बना लिया? अपनी जागीर। इसको बोलते हैं कांड। कर्म तो मजदूर लोग करते हैं। ये देखो कौन सी किताब में लिखा है, जीत आपकी हार आपकी, ये सब किताब है। ये सब रॉबर्ट क्लाइव पढ़ के आया था। ध्यान ही, इनसाइट माइंड। बाबा साहब अंबेडकर इनसाइट वाले आदमी हैं। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस एक लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या सूत्र बता दिया बाबा साहब ने एक लाइन में। शिक्षा शेरनी का दूध है। वो कुरान कहती है इकरा, पढ़ो। मुसलमान अलग टेंजेंट पे खड़ा है। कयामत आएगी तो हम लोग तो जन्नत जाएंगे। जाओ तब, रोका है? आज चले जाओ। इतनी अच्छी जगह जिस तरह बताते हो, इतनी बढ़िया जगह, तो वेट काहे कर रहे हो? साधना करनी पड़ती है। रूमी को पढ़ो कभी। हसन बसरी, बीबी राबिया, ये देखो, इसको कहते हैं दिमाग। वो कंपनी का क्लर्क, क्या शॉट मारा उसने, एक तीर से 3 निशाना। किसके द्वारा? इलाहाबाद की संधि है। और एक पॉलिटी भी मैं ही पढ़ाऊंगा 2 अक्टूबर के बाद। पॉलिटी मैं ही पढ़ाऊंगा, कोई और नहीं पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी। 3 किताब पढ़ाऊंगा। सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इन इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 2 अक्टूबर तक एडमिशन ले लोगे तो 500 रुपया महीना चार्ज लगेगा। उसके बाद 2100 रुपया महीना। कहां पे? अवध ओझा ऐप पे। अवध ओझा ऐप। ऐसा नहीं कि पॉलिटी कोई और आदमी पढ़ाएगा, हम ही पढ़ाएंगे। और ऐसे ही पढ़ाएंगे, डायग्राम बनाकर, पिक्चराइज करके। जैसे मॉडर्न खत्म होगी वैसे उठाएंगे पॉलिटी। पॉलिटी पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। पढ़े थे ऐसे। फिर क्या किया? फिर क्या किया? वो डुअल गवर्नमेंट। अरे भाई साहब क्या बात है, डुअल गवर्नमेंट। कंपनी ईआईसी। दीवानी किससे लिया? शाह आलम से। निजामत किससे लिया? नजमुद्दौला से। सारे अधिकार किसके पास? कंपनी के पास। सारे अधिकार किसके पास? कंपनी के पास। ऑल राइट्स वेर विद कंपनी। सारे दायित्व किसके पास? ऑल ड्यूटीज विद बंगाल नवाब। इस व्यवस्था को, इस अरेंजमेंट को कहा गया डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन। कब से कब तक चली? 1765 से 1772। 1765 टू 1772। अदनान मलिक पूछ रहे हैं सर ये पूरा कोर्स कितने महीने का रहेगा? हिस्ट्री, पॉलिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगा 15-16 साल का। ₹500 महीना पढ़ो बस। सुबह 5 बजे उठो, योग करो, ध्यान करो, रात में मेरे साथ पढ़ो और इसी विचारधारा के साथ सोने जाओ और कर लो दुनिया मुट्ठी में। बस यही नारा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में।
इस व्यवस्था को, सारे अधिकार कंपनी के पास, ऑल राइट्स विद कंपनी, ऑल ड्यूटीज विद नवाब। दुनिया की नजर में बंगाल का शासक कौन? नजमुद्दौला। ओरिजिनली बंगाल का शासक कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लाइव को इंपीच किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, पूछा गया उससे कि ये क्यों किया तुमने? बड़ा शानदार जवाब दिया उसने, बहुत शानदार। कहा हम इन्फेंट अवस्था में थे, शैशव अवस्था में थे। मुझे डर था कि अगर ये उपलब्धि हमारी हमारे मित्रों को पता चल जाती, अदर यूरोपियन पावर्स, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, तो वो शायद इसका विरोध करते, हमारे खिलाफ जाते। और या भारतीय राजाओं को पता चल जाती तो शायद वो एक संघ बना लेते, इंडियन किंग्स। तो मैंने सोचा कि जब तक हम मजबूत ना हो जाएं तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। क्या बात है। और तुम्हारा फालतू का ईगो इतना हाई है, तुम्हारा फालतू का ईगो इतना हाई है। तुम गरीब थोड़ी हो, तुम्हारा संघर्ष का समय है। हाँ, क्यों सबको बता रहे हो? क्यों सबको अपना ईगो दिखा रहे हो? सरल हो जाओ, विनम्र हो जाओ, साधना करो, साधु संतों से जुड़ जाओ, ध्यान साधना करो। दूसरा काम उसने ये किया, ड्यूअल गवर्नमेंट। तीसरा काम उसने क्या किया? थर्ड, कॉवेनेंटेड सिविल सर्विस, प्रतिज्ञाबद्ध असैनिक अधिकारी। कॉवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स, प्रतिज्ञाबद्ध असैनिक अधिकारी। प्रतिज्ञाबद्ध असैनिक अधिकारी, असैनिक अधिकारी, प्रतिज्ञाबद्ध असैनिक अधिकारी। क्यों? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मस्ती से पाओ, ये देखो, प्रतिज्ञाबद्ध असैनिक अधिकारी किस लिए? प्रतिज्ञाबद्ध असैनिक अधिकारी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब ऋग्वैदिक काल तुम देखो, ऋग्वैदिक काल में सिविल सेवक नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य नहीं है। ऋग्वैदिक काल में ना तो राज्य है ना सिविल सेवक है। और ऋग्वैदिक काल में टैक्सेशन नहीं, इसलिए राज्य नहीं। लेकिन जैसे तुम लेटर वैदिक पीरियड में आओगे, लेटर वैदिक पीरियड में वैसे देखोगे राज्य पैदा हो गया और वहीं पे 12 रत्नस, सिविल सेवक भी पैदा हो गए। ऋग्वैदिक काल और लेटर वैदिक काल, टैक्सेशन सिस्टम पैदा हो गया। अभी तक कंपनी क्या थी? ट्रेडर थी। अभी तक कंपनी ट्रेडर थी, अब कंपनी बन गई स्टेट। तो अब सिविल सेवक चाहिए, प्रतिज्ञाबद्ध असैनिक अधिकारी। कि फॉर्म भरोगे, तुम प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे, तुम सिविल सर्वेंट बन के रहोगे। लेकिन मॉडर्न सिविल सर्वेंट का पिता कौन है? कॉर्नवालिस। वहां चर्चा करेंगे कॉर्नवालिस की। ये उसने तीसरा काम किया, शानदार काम। और चौथा काम और शानदार, चौथा काम और शानदार किया उसने। कल एक साहब कह रहे थे कि सर आपको YouTube पे उल्टा सीधा लोग लिखते हैं। मैंने कहा मैं शेर की दहाड़ सुनने का शौकीन हूं, कुत्ते के भौंकना नहीं सुनता मैं। और कुत्ते दूर ही रहते हैं। कुत्ते का फीचर क्या है? भौंकेगा 24 घंटा, और दूर डिस्टेंस पर रहेगा तभी भौंकेगा। जानता, बगल तो भौंकेगा जब तुम भागोगे, तब तुम खड़ा होगा कुत्ते को देख के, तब दूर ही रहेगा। कुत्ते का दो सबसे प्यारा फीचर होता है, एक तो भौंकेगा बिना मतलब,
और दूसरा दूरी बना के रखेगा। और तीसरा, किसी ने रोटी डाल दिया होगा कि ये लो, ये ले जरा वो, हाँ हाँ अरे सर, तो हर आदमी ने पाल रखे हैं ना। चौथा काम किया, सोसाइटी ऑफ ट्रेड। सोसाइटी ऑफ ट्रेड 1765। क्यों? टू ओवरकम दस्तक, दस्तक से बचने के लिए। कुछ चीजें जब दूसरों को नुकसान करती तो हमको मजा बहुत आता है, लेकिन जब वही चीज हमको नुकसान करती है, कई कई घरों में मैंने देखा कि छोटे बच्चे गाली देते हैं तो लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा लग रहा है इनके मुंह से, हाँ लग तो रहा है। और जब वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को देते हैं तब माँ बाप कहते हैं कि यार बहुत बदतमीज है यार। यही दस्तक बूंद था, आशीर्वाद किसके लिए? EIC के लिए। लेकिन 1765 में जब दीवानी मिली तो यही दस्तक बन गया कर्ज। किसके लिए? EIC के लिए। 1765 से दस्तक बूंद था, वरदान था, मजा ले रहे थे कंपनी वाले, नुकसान हो रहा था बंगाल के नवाबों को। अब कंपनी बन गई राज्य, अब कंपनी को नुकसान हो रहा है। और ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग काम करने आते थे प्राइवेट ट्रेड की वजह से कि उसमें मुनाफा हो जाता था, सैलरी कम थी, प्राइवेट ट्रेड में ज्यादा पैसा मिल जाता था, इसी लालच से आते थे। और प्राइवेट ट्रेड प्रतिबंध कर दोगे, बगावत हो जाएगी। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। भाई फायदा, किसी के फायदे पे ही हमला करोगे, बाहर के लोगों के फायदे पे हमला करोगे, बाहर वाला दुश्मन बन जाएगा। अपने घर के लोगों के फायदे पे हमला करोगे, अपना वाला दुश्मन बन जाएगा। तुम क्या समझते हो जो IAS IPS नेता मंत्री हैं, इनके घर वाले इनको मानते हैं तो बहुत प्यार करते हैं? शहद बह रहा है, शहद बह रहा है, शहद। इनको भी पता होता है। अब ये दस्तक जो है नासूर बन गया कंपनी के लिए, लेकिन क्लाइव को अपने अधिकारियों को नाराज भी नहीं करना था, तो सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाया और इसमें कुछ स्पेसिफिक आइटम्स थे जिनके ट्रेड में मोनोपोली बना ली। मोनोपोली, बीटल नट, टोबैको, इन सब पे मोनोपोली बना ली। और इनके ट्रेड से जो पैसा आता था वो कंपनी के अधिकारियों में डिस्ट्रीब्यूट होता था रैंक के हिसाब से। तो क्लाइव ने सोचा कि जब इधर से पैसा मिलने लगेगा तो लोग प्राइवेट ट्रेड छोड़ देंगे। कुछ स्पेसिफिक आइटम, बीटल नट, टोबैको वगैरह, उस पर क्या किया, मोनोपोली कर ली कि ये सिर्फ कंपनी बेचेगी और इनसे जो पैसा आएगा वो कंपनी के अधिकारियों में बांट दिया जाएगा रैंक के हिसाब से। तो जब लोगों को ऐसे पैसा मिला, मतलब दूसरे लोग घूस को तुमने लीगलाइज कर दिया तो लोग प्राइवेट ट्रेड करना बंद कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं और बाद में इसको बंद करना पड़ा। लेकिन फिर भी क्लाइव ने अपनी ड्यूटी पूरी की। कौन सी ड्यूटी? ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, ब्रिटिश एम्पायर की नींव रखी। सिर्फ नींव नहीं रखी, उसका सपना भी देखा। कौन कौन से काम किए? पहला काम, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्या है ये? एक तीर से 3 शिकार, 1765। कौन कौन शिकार हुए? शाह आलम शिकार हुआ, शुजाउद्दौला और बंगाल शिकार हुआ। दूसरा काम क्या किया? डुअल गवर्नमेंट। 7 साल किसी को पता ही नहीं चलने दिया कंपनी की उपलब्धि की। तीसरा काम क्या किया? CCS, कॉवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स। और चौथा काम क्या किया? सोसाइटी ऑफ ट्रेड। यही नोट्स है
ऐसे नोट्स बनाओ नंदलाल, हैं? रॉबर्ट क्लाइव खिलाड़ी अच्छा था, स्टेट्समैन नहीं था। स्टेट्समैन नेहरू है, जो राज्य की, जो राजनीतिक सिद्धांतों का माहिर हो उसको स्टेट्समैन कहते हैं। द पर्सन हु इज एफ्लुएंट इन पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स उसको स्टेट्समैन कहते हैं। क्लाइव खिलाड़ी है, अच्छा खेलता है क्लाइव। क्लर्क से शुरुआत करता है, क्लर्क से शुरुआत करता है, क्लर्क से। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क से शुरुआत करता है और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को कर्नाटिक संकट से बाहर निकालता है। और जैसे ही कर्नाटिक संकट से बाहर निकालता है, जैसे वो कर्नाटिक संकट से बाहर निकालता है, बंगाल संकट का शिकार हो जाता है। और जब बंगाल संकट का शिकार होता है, बंगाल क्राइसिस, जब बंगाल संकट का शिकार होता है तो कंपनी तुरंत उसे गवर्नर बना के भेजती है। किसका गवर्नर? फोर्ट विलियम का। 1756 में 1756 में कंपनी उसे गवर्नर बना के भेजती है बंगाल का, वो सॉरी फोर्ट विलियम का। और जैसे वहां पहुंचता है वो साबित करता है कि तुमने गलत डिसीजन नहीं लिया था। और 1757 बैटल ऑफ प्लासी, और प्लासी के युद्ध में क्लाइव का जो खेल है, प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी का बंगाल पे दबदबा, इनडायरेक्ट कब्जा, और 64 में बक्सर का युद्ध, और 65 में फिर आता है वो भारत बंगाल का गवर्नर बनके। अब की बार बंगाल का गवर्नर बनकर आता है, बंगाल का गवर्नर बनकर आता है और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखता है। यह है क्लाइव। यह किताब ले लो सब लोग, बड़ा मजा आएगा। किताब लेकर मेरे साथ पढ़ो। यह किताब ले लो, इंग्लिश वर्जन ले लो, हिंदी वर्जन है। विपिन चंद्रा, क्लास 12। आराम से माँ बाप का पैर छूना है। ये तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद है जो मैं तुम लोग को फ्री में पूरा पढ़ाने जा रहा हूं। माँ बाप को प्रणाम करना है, नमन करना, उनका पैर छूना है, पैर छूना है। यही इस पढ़ाई की फीस है। माँ बाप का पैर छूना है, हाथ पैर धुलना है, कोई बढ़िया सी किताब या इसी चीज को रिपीट करते रहना है, और फिर सोते हुए जाना है, 4 बजे उठना है। जय हिंद।